नमस्ते, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय है प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण, प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आज संतुलन कीमत के बारे में जानते हैं। पहले हम संतुलन कीमत क्या होती है और फिर संतुलन कीमत के बाद कीमत सिद्धांत में समय तत्व का महत्व समझेंगे और बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में तुलना करेंगे। तो संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है उसका अध्ययन करते हैं हम पहले। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, बाजार में सौदा करने वाली दो पार्टियां होती है, एक क्रेता और एक विक्रेता। मतलब दो कीमत का निर्धारण होता है या जो भी ट्रांजैक्शन होगा दो लोगों के बीच में होगा, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। इन दोनों पार्टियों में समझौता होने पर ही वस्तु की निश्चित कीमत बेची और खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत निर्धारण पर क्रेताओं और विक्रेताओं का प्रभाव पड़ता है, अर्थात मांग और पूर्ति का। क्रेताओं पर मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, क्रेता जो होते हैं, परचेसर जो होते हैं, बायर जो होते हैं, बायर, उनको मांग का नियम लागू होता है जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। और पूर्ति का नियम होता है, लागू होता है, पूर्ति का नियम लागू होता है जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि होती है। तो ये जो होता है वो पूर्ति का नियम लगभग सेलर पे लागू होता है, क्योंकि सेलर जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी पूर्ति में वृद्धि कर देता है और कीमत कम होने पर वस्तु की कीमत घट जाती है और वो उसकी सप्लाई भी कम कर देता है। इस प्रकार मांग और पूर्ति दो विरोधी शक्तियां होती है, दो विरोधी शक्ति जो एक दूसरे के विपरीत चलती है। मांग और पूर्ति जहां वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है वहीं कीमत का निर्धारण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संतुलन कीमत का संतुलन कीमत कहते हैं। मतलब संतुलन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है वहां कीमत का निर्धारण हो जाता है। इस कीमत पर वस्तु की खरीदी और बेची गई मात्रा का संतुलन मात्रा कहते हैं। जब कीमत संतुलन कीमत से अधिक या कम या अधिक होती है तो संतुलन उत्पादन में विचलन हो जाता है, जिससे अंततः फिर संतुलन कीमत स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार कीमत का निर्धारण होता है। इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए टेबल है, जैसे कि कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है। मांग मात्रा जो पहले जैसे कीमत 10 रुपये है तो मांग है जो 120 इकाइयाँ और सप्लाई जो है वो 20 इकाइयाँ होगी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जब कीमत कम होती है तो वो जो उपभोक्ता होता है, जो बायर होता है, वो तो मांग ज़्यादा करता है, परंतु जो सप्लायर होता है वो सप्लाई कम करता है। तो इस प्रकार संतुलन की स्थिति नहीं होती है। जब 20 रुपये होती है तो 100 रुपये मांग की मात्रा और पूर्ति कीमत 30 रुपये होती है। जब 30 रुपये कीमत होती है तो 80 तो मांग हो जाती है, क्योंकि मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है मांग कम होती चली जा रही है, परंतु पूर्ति बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए 40 रुपये पे जो है वो मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, यानी ये हमारा संतुलन की कीमत होगी। कीमत का निर्धारण हो गया जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो ये शुरुआत में हम इसी तथ्य को हमने चित्र के माध्यम से बताया है कि डी हमारा मांग वक्र है जो कि ऋणात्मक संबंध को बताता है कीमत में और मांग में, और जो सप्लाई कर्व है वो कीमत में और सप्लाई में, क्वांटिटी में धनात्मक संबंध को बताता है। तो आप देखिए जब कीमत और सप्लाई दोनों बराबर होती है उस समय ही हमारा संतुलन होता है, क्योंकि 40 रुपये कीमत का निर्धारण हो गया। इस 40 रुपये पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, और इससे ऊपर होता है तो क्या होता है, डिमांड तो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, तो ये संतुलन की अवस्था नहीं होगी। और यदि मान लीजिए कीमत कम रहती है तो डिमांड अधिक होगी, सप्लाई कम होगी, सप्लायर तो कम सप्लाई करेगा क्योंकि उसे मुनाफा नहीं होगा, कीमत कम है, और जो उपभोक्ता है वो मांग अधिक करेगा। इस प्रकार से असंतुलन की स्थिति होती है ऊपर और नीचे, और 40 रुपये पे संतुलन की स्थिति में आ जाती है और कीमत का निर्धारण हो जाता है। यानी जहां मांग और पूर्ति दोनों संतुलन में होंगे, बराबर होंगे, वहां कीमत का निर्धारण होता है। अब हम बात करते हैं कीमत सिद्धांत में समय तत्व का महत्व। तो कीमत सिद्धांत होता है उसमें समय तत्व का क्या महत्व होता है, इंपोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस थ्योरी। तो मार्शल ऐसे प्रथम अर्थशास्त्री थे,
ठीक है, मार्शल जो थे प्रथम जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व का विश्लेषण किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि समय तत्व का विश्लेषण सबसे पहले किसने किया? मार्शल ने किया। जब मांग में वृद्धि या कमी होती है तो पूर्ति में वृद्धि या कमी उसी समय नहीं हो जाती। ठीक है, पूर्ति में भी पूर्ति में परिवर्तन तकनीकी तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनमें परिवर्तन होने में समय लगता है। इसलिए पूर्ति की मांग के साथ समायोजन एकदम नहीं हो जाता। समय अवधि कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन का पैमाना क्या है, आकार क्या है, संगठन क्या है और कीमत निर्धारण में महत्व होता है। ठीक है, आकार संगठन परिवर्तन संभव है या नहीं। फिर वस्तु की प्रकृति के अनुसार भी समय अवधि में कीमत निर्धारण में महत्व होता है। नाशवान वस्तुओं की कीमत निर्धारण थोड़ी समय अवधि में अधिक महत्व होता है क्योंकि टिकाऊ वस्तुओं में लंबी अवधि समय का महत्व होता है। तो इस प्रकार से ये बात हुई है। तो बाजार अवधि कीमत और मार्केट प्राइस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। समय अवधियों का क्रमशः विवेचन करते हैं हम। बाजार अवधि जो होती है वो अति अल्प अवधि होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर होने के कारण कीमत मांग द्वारा निर्धारित होती है। ये समय अवधि कुछ दिनों या सप्ताह की होती है जिसमें वस्तु के स्टॉक से ही मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी टिकाऊ वस्तुओं के लिए संभव होता है। नाशवान वस्तुओं की समय अवधि एक दिन की होती है। जिस समय तत्व की बात कर रहे हैं जो नाशवान होगी वो तो एक ही दिन में खराब हो जाएगी। उदाहरण तो सब्जी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसी दिन नहीं बढ़ाया, तो सब्जी की मांग यदि बढ़ जाती है तो उसको उसी दिन नहीं बढ़ा सकते, हम पूर्ति उसी समय नहीं कर सकते। इसलिए सब्जी की पूर्ति स्थिर होने पर कीमत मांग द्वारा ही निर्धारित होती है। बाजार अवधि में जो कीमत पाई जाती है वो बाजार कीमत कहलाती है, जो वस्तु की प्रकृति के अनुसार दिन में कई बार, प्रतिदिन, सप्ताह में कई बार, सप्ताह में परिवर्तित होती है। ठीक है, मार्शल ने बाजार कीमत की इस प्रकार की व्याख्या की है। देखिए, नाशवान वस्तु की जब हम बात करते हैं तो उसकी सप्लाई तो स्थिर हो जाती है क्योंकि उसको तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि एक दिन है। तो उसकी डिमांड पे ये डिपेंड करेगी प्राइस क्या होगी। यदि डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस भी। ये कुछ पॉइंट है जिनमें विक्रेता जो होता है वो अपनी वस्तु की सुरक्षित कीमत निश्चित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखता है। जैसे पहला, वस्तु का टिकाऊपन। तो कीमत वस्तु के टिकाऊपन पर निर्भर करती है। जितनी वस्तु अधिक टिकाऊ होगी उतनी सुरक्षा अधिक कीमत होगी। भविष्य में कीमत क्या होगी? भविष्य में कीमत प्राइसेस इन फ्यूचर्स। सुरक्षित कीमत भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। यदि वस्तु कीमत बढ़ने की आशा होगी तो विक्रेता ऊंची सुरक्षित कीमत निश्चित करेगा और कीमत घटने की आशंका होगी तो कम कीमत रखेगा। भविष्य में उत्पादन लागत क्या है? फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुरक्षित कीमत जब होती है जब भविष्य में उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। यदि विक्रेता को भविष्य में लागतें बढ़ने की आशा होगी तो सुरक्षित कीमत यानी कीमत जो है वो अधिक रखेगा। भंडार में रखने का भी एक्सपेंसेस ऑन स्टोरेज। तो कीमत वस्तु के भंडार में रखने के लिए व्यय और समय द्वारा भी निर्धारित होती है। जितना भंडार में रखने का व्यय और समय अधिक होगा उतनी कीमत कम होगी। यानी भंडार में रखने का चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, उसका टाइम लग रहा है तो वो कीमत ज्यादा रखेगा। तरलता अधिमान। तरलता अधिमान के अंतर्गत सुरक्षित कीमत का अधिक या कम होना विक्रेताओं की तरलता के लिए अधिमान पर निर्भर करता है। जितना नकदी अधिमान अधिक होगा उतनी कीमत कम होगी क्योंकि मुद्रा की अधिक आवश्यकता के कारण वस्तु को जल्दी बेचने का यत्न करेंगे। इसी प्रकार से भविष्य में क्या मांग होगी? डिमांड इन फ्यूचर। यदि कीमत भविष्य में मांग पर निर्भर करती है, यदि विक्रेता को भविष्य में मांग बढ़ने की आशा होगी तो वो कीमत अधिक रखेगा क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए और वो अधिक कीमत रखेगा क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में मांग बढ़ेगी। और यदि उसको ऐसा लगता है कि कम मांग की संभावना होगी तो वो कीमत भी कम रखेगा। इस प्रकार से कुछ पॉइंट है जिनका विक्रेता ध्यान रखता है अपनी कीमत के निर्धारण।